हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में अब जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं ये है हमारा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन जिसको बहुत सारे बुक्स में एम से डिनोट किया गया है, कोई कोई बुक में इसको आई वेक्टर से भी डिनोट करे गए हैं और इसी टर्म को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बहुत लोग बोलते हैं। अब जैसा कि आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा कि जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है तो ड्यू टू सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के पास। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन के पास में, इसको किसी बॉडी में जो एटम्स हैं उन एटम्स में यदि सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हम वेक्टर एडिशन कर दें तो हमें बहुत सारे मटेरियल में नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलते हैं। तो जो नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलते हैं किसी बॉडी में, किसी सैंपल में, बॉडी को सैंपल भी बोल सकते हैं, तो यही नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम को नाम दिया गया है मैग्नेटाइजेशन। आइए इसको डिफाइन कर दें। इट इज नेट यानी कि टोटल रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं स्मॉल m से डिनोट कर रहा हूं। हम लोगों ने कैपिटल M से पिछले कुछ टॉपिक्स में डिनोट कर लिए थे मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, बट अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना है। तो मैग्नेटाइजेशन के लिए कैपिटल M को मैं यूज कर रहा हूँ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए स्मॉल m को यूज कर रहा हूँ। तो इट इज मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सैंपल यानी कि बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं v से डिनोट कर रहा हूं ऑफ द सैंपल, दैट इज कैपिटल M वेक्टर मैग्नेटाइजेशन। इसको मैग्नेटाइजेशन पढ़ेंगे आप। दिस इज इक्वल टू M नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। अब प्रॉब्लम करने के समय एरो हटा करके ओनली मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब आप इसका यूनिट चेक करिए, यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट विल बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट आपको याद है एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है यूनिट मीटर क्यूब। यहां से मीटर स्क्वायर से 2 मीटर कैंसिल हो गया, दिस इज एम्पियर पर मीटर। अब ये जो हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन किया है, अब इस मैग्नेटाइजेशन के बेसिस पर आगे आप पढ़ेंगे डाया, पारा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। चलिए तब हम अगला टॉपिक लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिसको पहले हम लोग पहचान लेंगे, उसके बाद हम लोग डाया, पारा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि उन टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगा। तो वही हम लोग टर्म्स
सारे पहले डिफाइन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि कोई सोलेनॉइड है, बहुत बड़े लेंथ का लॉन्ग सोलेनॉइड आप लेते हैं, जब उसमें करंट देते हैं देन क्या होता है, सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मेंशन करें मैग्नेटिक फील्ड इन कोर ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड having current I and number of turns per unit length, number of turns per unit length n। तब आपने पढ़ा है कोई सोलेनॉइड में जब करंट देते हैं तो उसके कोर में, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, सोलेनॉइड हैविंग आई, करंट आई है, तब सोलेनॉइड के कोर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैं उसको बी नॉट से डिनोट कर दे रहा हूं, बी नॉट से डिनोट कर दे रहा हूं। अब बी नॉट की वैल्यू आपने निकाला है, कितना निकाला है, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला इन द कोर ऑफ सोलेनॉइड, अभी सोलेनॉइड के कोर यानी कि सोलेनॉइड की जो इंटीरियर है, ये सोलेनॉइड की ये जो इंटीरियर है, ये जो इंटीरियर है इसको कोर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट से डिनोट किया हम लोगों ने। अब इस सोलेनॉइड के अंदर यदि हमने कोई मटेरियल ऐसा डाल दिया जिस मटेरियल में नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन है, तो नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन वाला यदि कोई मटेरियल इस कोर में डाल दें हम लोग, तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आइए इसका पता लगाते हैं। इफ देयर इज a material of non-zero magnetization in the core of the solenoid, ठीक है, सोलेनॉइड के कोर में नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन वाला कोई मटेरियल हमने यदि भर दिया, डाल दिया इसके अंदर, देन नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको मैं बी वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, इन द कोर of the material, ये जो मटेरियल है इस मटेरियल के कोर में, ठीक है, ये जो मटेरियल है इस मटेरियल के अंदर, कोर मतलब इनसाइड, इंटीरियर, अंदर, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी होते हैं, बी वेक्टर दिस इक्वल टू बी नॉट वेक्टर। अब ये बी नॉट को आप पहचान गए, ये ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड है, एंड प्लस एक मैग्नेटिक फील्ड बी एम ले रहे हैं हम लोग। अब ये बी एम जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, दिस बी एम मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू दिस मटेरियल, इस मटेरियल की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बीएम ये आ रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बीएम इसमें डेवलप कर रहा है इस मटेरियल में। अब ये बीएम जो है
मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो ये जो बीएम है, देखा गया है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड बीएम कंट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल की कंट्रीब्यूशन होते हैं बीएम में, मदद होता है मटेरियल के अंदर क्रिएट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड बीएम। अब ये बीएम का रिश्ता जो है किससे है, व्हेयर थोड़ा मेंशन कर लीजिए, बीएम इज मैग्नेटिक फील्ड in the core of material, and it is given by अब ये जो बीएम है, दिस बीएम देखा गया है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। जो मैग्नेटाइजेशन है उसी का यहाँ पर बीएम में मेन रोल है, क्योंकि बीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। अब प्रोपोर्शनल को इक्वल के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो बीएम इज इक्वल टू म्यू नॉट, जैसा कि अब आप पहचान गए हैं बायट-सावर्ट लॉ में आपने शुरू किया था म्यू नॉट लिखना। दिस इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू एम वेक्टर। अब यहां के बाद एक और हम लोग नए वेक्टर को पहचानने जा रहे हैं। उस वेक्टर को कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको H वेक्टर से डिनोट किया गया है, H वेक्टर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर इज डिफाइंड as follows, अब किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है ये देखते हैं। जो H वेक्टर है, दिस H वेक्टर मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर, मैथमेटिकली ये सारे मैथमेटिकली डिफाइन किए गए हैं। H वेक्टर इज B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस M वेक्टर। अब इसको बहुत अच्छी तरह से पहचान लीजिए कि जो इंटेंसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये है H वेक्टर, B वेक्टर नहीं। B वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड का नाम मिला है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से कंपैरिजन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं लोग। हम लोगों ने कंपेयर किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैग्नेटिज्म को, तो B से कंपैरिजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर का। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, कैपिटल E वेक्टर का कंपैरिजन B से है। H दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब H का यूनिट वही होगा जो M का यूनिट है, जैसा यूनिट डायमेंशन में पढ़े हैं। दो टर्म जिसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके यूनिट सेम होते हैं, उनके डायमेंशन सेम होते हैं, तो फिर यूनिट ऑफ H इज, अब इसका यूनिट जान चुके हैं क्या, एम्पियर पर मीटर, तो फिर H का भी यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। अब हम H को और BM को दोनों को यूज कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। आइए इस इक्वेशन 1 में यूज कर दीजिए। फिर बाय इक्वेशन 1 से इसमें हम
H यूज कर रहे हैं, चलिए तो H को रखने जा रहे हैं, तो B वेक्टर बाई इक्वेशन 1, B वेक्टर दिस is equal to B naught vector, this is mu naught into H vector, and Bm is mu naught into M vector, H ले लिया कॉमन, mu naught ले लिया कॉमन, H प्लस M वेक्टर। अब ये नया इक्वेशन आ गया आपके पास में, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड in the material inside solenoid, this is equal to mu naught H plus M, जिसमें H, ये H का रिश्ता B नोट से हो गया, B नोट के जगह पर mu naught into H, और B नोट का रिश्ता किससे है, करंट से है, and so H is, B नोट is due to एक्सटर्नल रीजन यानी कि करंट, एंड Bm ये मटेरियल में है, जो मटेरियल डाले हैं सोलेनॉइड के अंदर, तो दिस इज ड्यू टू इंटरनल रीजन, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। अब ये जो इक्वेशन 4 है, थोड़ा हम इसको सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले एक टर्म और हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस पर विचार करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अब इसको डिनोट करने के लिए जनरली लोग जो हैं इस लेटर को यूज करते हैं, इस सिंबल को यूज करते हैं। इस सिंबल को काई बोलते हैं, काई। लिखने के लिए उल्टा इंटीग्रेशन लिखा, इसको यहां से कट कर दिया, तो ये सिंबल जो है इसको काई काई बोलते हैं लोग। बट फिजिक्स में तो सिंबल कोई स्टैंडर्ड होता नहीं है, फिर भी काई लिखते हैं जनरली लोग। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अब ये है एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको डिफाइन कर दें। इट इज मेजर ऑफ हाउ कैन अ magnetic material be magnetized in an external magnetic field, या फिर ये भी बोल सकते हैं इट इज मेजर ऑफ हाउ डज मैग्नेटिक मटेरियल रेस्पोंड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने सुना होगा मैग्नेट बनता कैसे है, आगे हम लोग बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, कि जब एक मैग्नेटिक मटेरियल आयरन निकल कोबाल्ट जिससे मैग्नेट बनता है, जब उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो मैग्नेट बनता है। तो यही जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये बताता है कि कोई कितना इजीली, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, हाउ कैन अ मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव, या कहिए रेस्पोंड, या कहिए मैग्नेटाइज्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैं एक वर्ड और लगा देता हूं, हाउ इजली, ठीक है, थोड़ा सा एक वर्ड और इसमें लगा लीजिए, कितने आसानी से, हाउ इजली कैन अ मैग्नेटिक मटेरियल बी मैग्नेटाइज्ड, कितने आसानी से एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना सकते हैं इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके ससेप्टिबिलिटी हाई होता है,
वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब कि वो जल्दी से मैग्नेट बनता है। जिसके ससेप्टिबिलिटी कम होते हैं वो बहुत मुश्किल से, बहुत देर से मैग्नेटाइज होते हैं, और वो भी कम मैग्नेटाइज होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है। वहीं डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है नेगेटिव होते हैं और बहुत कम होते हैं। चलिए सब आगे हम लोग बात करेंगे। अब जो ससेप्टिबिलिटी है इसका रिश्ता M से और H से है। कैसे? तो फिर ये जो M वेक्टर है, M वेक्टर दिस इक्वल टू काई ससेप्टिबिलिटी इनटू H वेक्टर। इक्वेशन 5 इसको ले रहे हैं। अब हम लोग M का जो इक्वेशन है काई इंटू H, इसको इक्वेशन 4 में यूज कर रहे हैं। आइए यहाँ पर इक्वेशन 4 से B vector resultant magnetic field in the material, in the core of material, this equal to mu naught H, M के जगह पर काई H यदि रख दें, H वेक्टर प्लस काई H वेक्टर रख दें। नाउ क्लियरली H वेक्टर कॉमन है तो फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं B वेक्टर is equal to mu naught 1 प्लस काई H को कर दिया हमने कॉमन। ठीक है, म्यू नॉट H कॉमन कर दिए तो यहाँ पर 1 रह गए, 1 प्लस काई हो गया। इक्वेशन नंबर इसको 6 बोल लें। अब यहाँ से एक टर्म और हम लोग डिफाइन करेंगे। कौन सा टर्म? देखिए क्या आता है। इस तरह से सारे चेन में इंटर रिलेटेड हैं सारे टॉपिक। नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट और 1 प्लस काई को मैं म्यू आर लिख रहा हूं। ये जो म्यू आर है, दिस म्यू आर इज, इसको एक इक्वेशन और मैं बोल दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर इसको 7 कर देता हूं। म्यू जीरो म्यू आर, ये जो म्यू जीरो म्यू आर है, म्यू नॉट म्यू आर है, इसमें म्यू आर को कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। चलिए इसका नेमिंग करते हैं बाद में, पहले इसके जगह पर म्यू लिख रहे हैं। नाउ दिस इक्वल टू म्यू, म्यू इसको म्यू लिखा इनटू H। ठीक है, इसको भी कुछ नाम रख देते हैं इक्वेशन का। इक्वेशन नंबर 8 बोल देता हूं इसको। अब ये जो म्यू लिखे हैं दिस इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसको सीधे परमेबिलिटी बोलते हैं। म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल सॉलिडॉइड के कोर में डाले हैं उस मटेरियल की परमेबिलिटी हो गया म्यू। फिर where म्यू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी या मैग्नेटिक परमेबिलिटी, permeability of the material in the core of the सोलेनॉइड के कोर में जो मटेरियल डाले हैं उस मटेरियल की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू लिखे हैं, और इसी का रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर दिस इज म्यू आर को देखिए, म्यू नॉट म्यू आर इक्वल टू म्यू है। ठीक है, थोड़ा सा साइड में यहां पर हम लिख लेते हैं where म्यू नॉट म्यू आर इक्वल टू म्यू। हम लोगों ने इसके जगह पे इसको रखा है। ठीक है, तब यहां से आप देख सकते हैं म्यू आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। अब देखिए बच्चों, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन किए थे एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, ये हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम ऑफ अ मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। मेंशन कर दीजिए
This is called relative permeability, relative permeability of the material with respect to free space. अब देखिए जो परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी दो वर्ड से बना है, परमिट एंड एबिलिटी। तो ये परमेबिलिटी बताता है किसी मटेरियल से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकते हैं। जिस मटेरियल की परमेबिलिटी हाई होता है उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते हैं, जिस मटेरियल की परमेबिलिटी कम होते हैं उससे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते हैं। तो परमेबिलिटी शोज हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू अ मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैसेज को डिटरमिन करता है परमेबिलिटी। अब यहां से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, 1 प्लस काई, इसके जगह पर 1 प्लस काई के जगह पर हम लोग म्यू आर लिखे हैं। एंड सो एक बार म्यू आर को हम और लिखना चाहेंगे, ठीक है। जो म्यू आर है इसको हम लोग एक बार और लिखना पसंद करेंगे काई के टर्म में। आइए देखते हैं लिख करके नाउ, ठीक है। 1 प्लस काई के जगह पर, इसके जगह पर म्यू आर लिखे हैं। तो फिर यहां से इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 से इसको इसके इक्वल लिखते हैं। एक बार और लिख लीजिए, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। अब ये जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन आपके बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि बोर्ड में आता है तो कुछ नहीं, खाली आप जो है एम लिख लीजिए, काई लिख लीजिए, दोनों को लिख करके और सीधे इक्वेशन नंबर 3 को यूज कर दीजिए, 2 को यूज कर दीजिए, आ जाएगा बस। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे रिलेशंस को देख लिया है। अब इन्हीं रिलेशंस की मदद से हम लोग आगे टाया पारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।